हम लोग 10th का इकोनॉमिक्स का पढ़ने वाले हैं। आपका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था, इसके विकास किस प्रकार से हुए। तो अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, तो इससे पहले हमको भारत के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था से मतलब आर्थिक स्थिति से अवगत करा दें। भारत एक विकासशील देश है, मतलब ये अभी विकसित हो रहा है धीरे धीरे। पहले ये माना जा सकता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, परंतु इसका 200 करीब बहुत दिनों तक ये गुलाम रहा, 200 वर्षों तक गुलाम रहा। अंग्रेजी साम्राज्यवाद का ये उपनिवेश बना रहा और उस दौरान इसका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, जिस कारण से इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, इसका शोषण किया गया। और अब उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो हमारे पास सबसे पहला उद्देश्य था अपने लोगों को या अपने देश के लोगों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करना। तो इस पाठ में हम केवल और केवल आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि किस रूप में आर्थिक क्रियाओं को मजबूत किया गया। इससे पहले अर्थव्यवस्था होता क्या है, ये आज के पाठ में हम लोग सीखेंगे। अर्थव्यवस्था क्यों अगर परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का संग्रह है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, उन सारी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं। जैसे अगर एक टीचर्स को देखें तो उसे धन की प्राप्ति पढ़ाकर, एक डॉक्टर को देखें इलाज करके, वैसे ही किसी किसान को देखें तो फसलों को उपजाकर होती है। तो उसके लिए वो सारे के सारे आर्थिक क्रियाएं हैं। इसलिए कहा गया है आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन करती है अथवा हमें रोजगार देती है। आर्थिक क्रियाओं का कार्य है और जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, धन उपार्जन का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को हम आर्थिक क्या कहते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब है आर्थर लेविस ने क्या बोले कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आवश्यकताओं की संतुष्टि, जिससे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे है ब्राउन ने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अगर ये अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो कहते हैं कि संरचना को जानने के पहले वास्तव में आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्पादन क्षेत्र में विभाजन अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्धारण करती है। मूल रूप से आर्थिक क्रियाओं को 3 रूप में विभाजन करते हैं। पहला विभाजन क्या है, तो पहला विभाजन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मतलब आर्थिक क्रियाओं को हम 3 रूप में विभाजन कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं, वो सारे काम आते हैं जिसमें किसी वस्तु का हम लोग खास तौर पे भोज्य सामग्रियों का या कच्ची सामग्रियों का उत्पादन करते हैं कृषि के द्वारा। जैसे कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बागवानी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र। इसमें उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग को 4 कैटेगरी में बांटेंगे। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, जो उद्योग आपके जिला स्तर तक उत्पादित वस्तुओं को प्रदान करता हो, सेवाओं को प्रदान करता हो, उसे हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। जो उद्योग अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को पूरे राज्य भर तक करता हो उसे हम लघु उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। मध्यम उद्योग वो उद्योग जो अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरे देश भर तक फैलाता हो, मध्यम उद्योग। और बड़े उद्योग जो पूरे विश्व में अपनी क्रियाओं को फैलाता हो उसे हम क्या कहेंगे, बड़े उद्योग कहेंगे। आगे है निर्माण, जैसे पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।
औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत गैस, बिजली, जल ये सब भी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र, यहाँ पे कोई वस्तु उत्पादन नहीं होता परंतु वस्तु उत्पादन करने में ये मदद करता है। जैसे मजदूर सब, वर्कर, बैंक जो धन का परिवहन करता है, वस्तु उत्पादन करने वाले फैक्ट्रियों को धन प्रोवाइड करता है। परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है जिससे उनकी आर्थिक क्रियाएं संचालित हो सके। संचार सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है जिससे उनकी आर्थिक क्रियाएं संचालित हो सके। व्यापार वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है जिससे उनकी आर्थिक क्रियाएं संपादित हो सके। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं। तो ये आपका क्या था, अर्थव्यवस्था की संरचना। मतलब क्या कि आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना अर्थव्यवस्था की संरचनाएं हैं। इसमें हमने 3 प्रकार के काम के आधार पर बांटे हैं। एक जिसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है, दूसरा जिसमें उस कच्चे माल से कुछ वस्तुएं बनाई जाती है वो द्वितीयक क्षेत्र, और वो जो लोग इस दोनों का निर्माण करते हैं उसे हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार की। मूल रूप से अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की है, एक पूंजीवादी, समाजवादी, परंतु एक हमारे बुक में तीसरा भी पढ़ना है, मिश्रितवादी। पूंजीवादी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पे जो मालिकाना हक होता है किसी इंडस्ट्री पे, किसी क्रिया पे, वो निजी स्वामित्व होता है, मतलब एक खास व्यक्ति के हाथ में होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जहां पे सारे वस्तुओं क्रियाओं का आधिपत्य जो होता है सरकार स्वामित्व पे होता है। ये आपसे खूब पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ चलाती है कोई ना कोई निजी व्यक्ति का चल रहा है, सरकार यहाँ पे कुछ चलाती नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब चीज़ सरकार चलाती है, जो भी इंडस्ट्री चला रही है सरकार, इसलिए आप हर एक वस्तु में देखते होंगे मेड इन चाइना लिखा हुआ रहता है। तो ये कौन है, चीन और क्यूबा समाजवादी है। परंतु भारत में कुछ चीज़ें सरकार चलाती है, कुछ चीज़ें कोई निजी व्यक्ति चला रहा है, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में निजी स्वामित्व तथा कुछ क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व होता है। अब हम लोग बात करेंगे विकास की, अर्थव्यवस्था के विकास की या आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास में हमारा विकास 2 मुद्दे पे खरा उतरना चाहिए। पहला समावेशी रूप में, मतलब विकास ऐसा हो कि सारे लोग उसमें शामिल हों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों। अगर सबका विकास हो रहा है तब हम उसे कहेंगे कि हमारा आर्थिक विकास समावेशी विकास है। उतना ही नहीं, हमारे विकास में भविष्य के लोग भी शामिल हों जो कि इस देश में पैदा होने वाले हैं। अगर उनके लिए भी हम संसाधन छोड़ रहे हैं तब हम कहेंगे कि वो सतत विकास हैं, या हम जो विकास कर रहे हैं वो पोषणीय विकास कर रहे हैं। अगर आज हम पेट्रोल या किसी भी चीज़ ऐसे संसाधनों का दोहन अत्यधिक उपयोग करें तो भविष्य में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, यानी हमारे भविष्य को वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आज हम अंधाधुंध खत्म कर रहे हैं। तो ये हमारा असतत विकास होगा। मतलब कुछ दिनों तक तो विकास होगा, कुछ दिन के बाद वो विकास रुक जाएगा। तो सतत विकास क्या है, असतत विकास क्या है, मतलब भविष्य को ध्यान में रख के, भावी पीढ़ी को ध्यान में रख के, आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रख के अगर हम विकास की योजनाएं बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे कि हमने क्या किया है, सतत विकास किया है। एक ब्रुनलैंड्स आयोग ने इसकी अवधारणा रखी कि आपको किसी भी चीज़ को उतनी ही क्षमता में दोहन करना है, उपयोग करना है जिससे कि भावी पीढ़ी की विकास प्रभावित ना हो। आगे इस आर्थिक विकास को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। प्रोफेसर रोस्टोवा ने कहा श्रम शक्ति वृद्धि दर तथा जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध को हम आर्थिक विकास कहेंगे। दूसरा, प्रोफेसर मेयर या वर्ल्डविन ने कहा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास है। उसके बाद आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि 2 शब्द के रूप में लोगों ने रखा, जैसे उर्लसा हिक्स, डॉक्टर व्राइट और मैडेडिसन
इन तीनों का कहने का तात्पर्य केवल ये था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग हम केवल और केवल विकसित देशों के लिए कर सकते हैं, जबकि विकास शब्द का प्रयोग हम विकासशील, या कह सकते हैं वृद्धि शब्द का प्रयोग धनी देशों के लिए कर सकते हैं, जबकि विकास शब्द का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? विकासशील देशों के लिए करेंगे। अब बात करते हैं कि जो सतत विकास है वो कैसे होता है, हमारे देश में वो कैसे होता है। तो हमारे देश में नियोजन मतलब नियम द्वारा योजनाएं बनाकर हम आर्थिक विकास के किसी उद्देश्य को पूर्ति करते हैं, इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। पुनः ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो आर्थिक नियोजन नियम बनाकर, योजना बनाकर जब हम अपने समय अवधि में कार्यक्रम द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तो इस विकास को आर्थिक नियोजन कहेंगे। आर्थिक नियोजन करने के लिए हमारे देश में योजना आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य यानी उसका टाइटल है राष्ट्र संसाधन को विकास कार्यों में लगाना योजना आयोग का मूल लक्ष्य है। अभी अगर कहें कि नीति आयोग यानी योजना आयोग, पूर्व का योजना आयोग, आज का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग 5 पंचवर्षीय योजनाएं लागू करता है, 5 वर्ष के लिए किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसके ऊपर कार्य करता है। जैसे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला था। अभी जो चल रहा है वो 13वां पंचवर्षीय योजना चल रहा है, 2017 से 22 तक ये चलने वाला है। इस चीज़ को राज्यों में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया है, ताकि जो भी योजना आयोग योजनाएं बनाए वो राज्यों में किस प्रकार से लागू होगा, तो इसके लिए एनडीसी का गठन किया गया है, जो 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मौद्रिक विकास हुआ है। पहले हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, फिर धात्विक मुद्रा का, और फिर हम लोग जो बात करने लगे वो हुआ बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो प्लास्टिक मुद्राएं आ गई, और अब तो डिजिटल मुद्रा की बात की जा रही है, मतलब अब तो प्लास्टिक कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।